नमस्कार। मैं डॉक्टर इतू सिंह आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं शैलेश मटियानी का लिखा उपन्यास सवित्री और यह उसका आखिरी भाग है। इसके पहले के 6 भागों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो शुरू करते हैं सवित्री उपन्यास का अंतिम हिस्सा। ऑपरेशन के बाद की तीसरी शाम जनार्दन मीता के लिए मौसमी डबल रोटी लेने कर्नलगंज सब्जी मंडी की ओर निकला तो अस्पताल वापस लौटने से पहले सीधे डेरे पर चला गया। सोचा सवित्री ताज़ा दूध ले आई होगी। सुनील को वह मीता के पास ही छोड़ाया था। अस्पताल वाली दाई कमरे में देखेगी। आज से अस्पताल से छुट्टी मिलने तक अब दोनों मीता के कमरे में ही सोएंगे। सवित्री शायद इस वक्त खाना बना रही होगी, लेता जाएगा। घर पहुंचा तब अंधेरा हो चला था। रोशनी वाली जगहों से अस्तित्व रक्षा में भागा हुआ सा अंधेरा ओट की जगहों में काफ़ी गहरा हो गया था। मीता के पास से घर पहुंचने तक के इस अंतराल में जनार्दन ने अनुभव किया कि ऑपरेशन की सुबह वाले त्रास की स्थिति से अब वह पूरी तरह मुक्त हो चुका है। यह ठीक है कि अब मीता माँ बन सकने की संभावना को खो चुकी औरत है, किंतु उसने अब अच्छी तरह अनुभव कर लिया है कि पत्नी की आवश्यकता आदमी को सिर्फ बच्चों की परवरिश के लिए ही नहीं होती, खुद अपनी परवरिश के लिए भी होती है। उसे याद है कि ऑपरेशन के क्षणों में बरामदे में चहलकदमी करते वक्त उसने मीता के लिए प्रार्थनाएं की थी, ईश्वर से ही नहीं पिता से भी। उसे याद है जब ऑपरेशन के दूसरे दिन मीता को बताया गया था कि तो उसने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा था, अगर तुम्हें छोटा परिवार सुखी परिवार से संतोष न मिले तो कहीं नियोग करके ले आना 2-4 बच्चे, पालन पोषण मैं कर दूंगी, यह वादा रहा। कहीं पर मीता ने कुछ इस तरह जोड़ दिया, उसे एकाएक जाने की सवित्री याद आ गई थी। अब इस वक्त वह घर में सिर्फ चंद फासलों की दूरी पर था और उसके भीतर इन 3 दिनों में सवित्री के साथ बीता समय गड्ढे में भरते जल की तरह इकट्ठा हो आया था। बीच के कुछ अरसे में अन्य मनस्कता में डूबी सी सवित्री इस बीच पूरी तरह आत्मीय हो आई थी। ऑपरेशन वाले दिन चिंता से उसका कैसा बुरा हाल था, अचानक ही रोने लगती थी। आज सुबह जब वह नहाने पूजा करके लौटा था, पानी कच्छा बनियान तौलिया रखते चाय नाश्ता तैयार करते हुए कैसी लगती थी सावित्री। स्त्री जब अपने संपूर्ण स्नेह में होती है तो कैसी रची गई सी अनुभव होती है। उसने ज्यादा देखा नहीं था सवित्री की ओर, मगर शायद लगभग अपने समूचेपन में उसे अनुभव करता रहा था। सवित्री पूजा घर और तुलसी वाले गमले में दिए जला चुकी थी। दरवाज़ा उड़काया था, मगर खिड़की में से रसोई घर में बैठी सवित्री साफ साफ दिख रही थी। मीता की दी हुई यह केसरिया किनारे वाली सफ़ेद धोती पहने रहती है तो पीठ की ओर से दूसरी मीता लगती है। मीता अस्पताल में भर्ती न होती, कहीं पास पड़ोस में गई होती तो वह सीधे जाकर सवित्री को अपनी बाहों में भर सकता था और सवित्री के चौंकने पर नाराज होने की मुद्रा में होने तक तुरंत कह सकता था, अरे तुम हो सवित्री, मैं समझा मीता है, माफ़ करना, देखने में धोखा हो गया। उसने धीमे से दरवाज़ा खटखटाया, कॉल बेल लगा लेनी है। यह बात फिर याद आई। सवित्री आई बाबूजी कहते हुए इसी ओर आती खिड़की से साफ दिख गई और लगा कि देख चुकी है। दरवाज़ा खोलने के साथ ही वह थोड़ा सा एक ओर हट गई थी। कमरे में रोशनी तेज नहीं थी और उस थोड़ी सी रोशनी में सवित्री और सघन हो आई सी महसूस हो रही थी। बहू जी की तबीयत तो बिल्कुल ठीक है न साहब? उसने पूछा तो वह ऐसा उत्तर न दे सका। दरवाज़ा बंद करके सिटकिनी लगाई, जैसे अपने को ही नहीं कहीं अंतरिक्ष में पा रहा हो। खुद के लिए ही अपरिचित सी आवाज़ में बोला, बिल्कुल ठीक है, तुम तो ठीक हो ना? जनार्दन ने साफ अनुभव किया कि उसके बदले हुए स्वर की प्रतिक्रिया सवित्री में हुई है और जैसे उसका चेहरा आईना हो गया है। सवित्री के प्रति अपने अनुराग को जनार्दन ने महसूस किया कि वह सवित्री के चेहरे पर ज़्यादा साफ साफ देख पा रहा है। सवित्री के प्रतिबिंब भरे दर्पण जैसे चेहरे पर एक चौकन्नापन सा आ चुका था और वह सब्जी न लग गई हो कहती रसोई घर की ओर मुड़ी ही थी कि जनार्दन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और जब तक में सवित्री ने अप्रत्याशित किस्म किसी तेजी से उसे झटक कर अपने से अलग किया। जनार्दन को अपनी नदी में समा चुकने की अनुभूति हुई।
उसे लगा इस वक्त वह रोशनी या अंधेरे में फर्क कर सकने जितनी चेतना भी खो चुका है। सवित्री ने अपने को इतनी तेजी से छुड़ाया था कि वह लगभग गिरते गिरते बचा। उसे लगा कि अब इसके बाद सवित्री रुकेगी नहीं, या तो तेजी से रसोई घर की ओर जाएगी और या अपने घर की ओर। वह तिरस्कार और ग्लानि के बारे में एकदम स्वत्वहीन हो चुका था। उसे लग रहा था अपनी इस स्तब्धता में से उबरने में जाने कितना समय लग जाएगा। सवित्री प्रतिरोध करेगी, इसकी कल्पना भी कहीं मन में होती तो वह कदापि अपनी मर्यादा न त्यागता। यह एहसास उसे और ज़्यादा जड़ीभूत किए था। सवित्री वहीं अपनी जगह खड़ी थी, अपने सारे विक्षोभ को समेटते हुए बोली, बाबू साहब, ये सब अच्छी बात नहीं। आप तो देवता आदमी हैं। हम जैसी नाचीज औरत को छूना आपको शोभा नहीं देता। आप बैठे, हम आपके लिए चाय लाती हैं। उसे चाय पिलाने और खाना दूध वगैरह सब सहेज देने के बाद सवित्री अब उसके साथ साथ बाहर निकली। जनार्दन के हाथ खाली नहीं थे। सवित्री ने ही दरवाज़ा बंद किया और ताला लगाने के बाद चाबी जनार्दन को देते हुए बोली, बहू जी से कह दीजिएगा अब वह सुबह की बेला देखने आएंगी। हम सवित्री के आगे निकलकर ओझल हो जाने तक वह अपनी ही जगह पर खड़ा रह गया। गली में खड़ा कुत्ता उसे अपनी ओर घूरता सा लगा। डोलची साइकिल में लगा लेने के बाद थोड़ी दूर तक वह इस भय से साइकिल थामे पैदल ही चलता रहा कि सवित्री दोबारा न मिल जाए। मीता के पास पहुंचने पहुंचने तक वह अपने भीतर ही भीतर पूरी तरह परास्त हो चुका था। शिवचरण का वहां मीता के पास बैठा होना उसे ईश्वरीय दंड जितना बेधक लगा और वह, मैं अभी आया मीता, बाहर जरा एक दो दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं, कहता तुरंत बाहर बरामदे में निकल आया और अस्पताल के मुख्य दरवाजे के काफ़ी फासले पर इस प्रतीक्षा में टहलने लगा कि शिवचरण बाहर निकल जाए। दूर से मीता को आती वह देखता रहा। घर से कुछ दूरी पर ही वह रिक्शा पर से उतर गई। जनार्दन और सुनील को देखते ही उसका चेहरा आत्मीयतापूर्ण मुस्कुराहट से भर गया। नज़दीक आ गई तो जनार्दन ने साफ महसूस किया मीता की आंखों में कॉलेज से लौटते समय की थकान से ज़्यादा गरिमा और संतोष का भाव है। बरामदे में रखी सब्जी की थाली देखते ही मीता हंसी, अब तुम मेरी घरवाली हो चुकी हो। जनार्दन ने कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु उसका उदास हो जाना मीता से छिपा नहीं। वह तुरंत चाय बनाने रसोई घर की ओर जाने लगी थी कि जनार्दन ने हाथ पकड़ लिया। बोला, पहले कपड़े तो बदल लो मीता, और जब घरवाली का खिताब दे चुकी हो तो हक न छीनो, चाय मैं बना लाता हूँ। मीता ने उसके सिर के बालों को मुट्ठी में भर लिया। चलो उधर बैठो, कपड़े बदल देने पर ही चाय बनाऊंगी अब। मगर श्रीमती जी, श्रीमान जी, आप ये न भूलें कि होम डिपार्टमेंट में तुम सिर्फ एग्जी हो, परमानेंट नहीं। अस्पताल से वापसी के बाद कैसा अनंत ममतामयी सी हो चली थी यह औरत। इसके खिलखिलाने में अब कहीं जाकर विवाह के तुरंत बाद के दिनों की सी तरुणी का आवेश गूंजता सुनाई पड़ता था। रात के भोजन के बाद सुनील के सो जाने तक तो मीता अपने कॉलेज की बातें सुलाती रहती। यह भी कि प्रिंसिपल श्रीमती अग्रवाल तो उस पर मुग्ध हैं, और मीता बोली, मीता बेटी पुकारते हुए ऐसी माँ हो जाती है, सिर्फ सप्ताह भर की नौकरी में ही इतनी आत्मीयता किसी और टीचर को कभी इस कॉलेज में मिली न होगी, ऐसा प्राय लोग कहते हैं। हो भी तो तुम ऐसी ही मीता। मुझ में जो कुछ प्रिय लगता होगा दूसरों को, सुनील के बाबू, उसमें जाने कितना तुम्हारा दिया होगा। अच्छा सुनो, कॉलेज में नौकरी मिल जाने के बाद से मुझसे कुछ अहंकार भाव जागने लगा है। अब अगर मैं तुम्हें सुनील के बाबू की जगह जनार्दन कहकर पुकारने लगूं तो तुम इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित तो ना हो जाओगे। मीता का पड़ोसियों का लिहाज रखते हुए खिलखिलाना कैसा उसे अपनी मर्यादा में बहती नदी सा कर देता है। नींद में डूबने डूबने को हो चुके सुनील ने धीमे से आंखें खोली तो मीता ने उसकी आंखों को चूम लिया। अब तुम सुनील को चूमती हो तो मुझे अपनी त्वचा पर सिहरन महसूस होती है। सिर्फ सिहरन, उत्तेजना नहीं हो पंडित जी। पंडित हो? पोंगा पंडित नहीं कहा तुमने। सवित्री का आना तो छूट ही गया। वह समझ नहीं पाया एकाएक क्यों मीता को सवित्री की याद आ गई, किंतु जैसे एकाएक उसने तय किया और धीरे धीरे वह सारा प्रसंग बता दिया जो मीता के ऑपरेशन की तीसरी शाम सवित्री के साथ घटित हुआ था। मीता, मैं शायद तुमसे माफ़ी मांगने का हकदार नहीं रहा। हाँ, काफ़ी देर कर दी तुमने कन्फेस करने में।
नहीं तो शायद माफ कर ही देती। देखो जनार्दन, पति पत्नी का रिश्ता हो तो ऐसा है कि दोनों में से कोई एक ईश्वर के आगे क्षम्य न रहे तो भी दूसरे के आगे सामने रहे। तुम दरअसल पोंगा पंडित हो, बेकार इतने दिनों तक बोझ ढोते रहे। तुम ही न कहा करते थे कि बाबूजी बोलते थे कि रथ के दो पहिए होते हैं पति पत्नी। अपना कोई बोझ अकेले ढोने लगे तो इससे ज्यादा कठिन और तकलीफ दे कुछ और नहीं। तुम्हारा सारा बर्ताव सिर्फ स्वाभाविक था। उस रोज शिवचरण को देखते ही तुम्हारा चेहरा उतर गया था। मैं आज समझ पाई कि क्यों। जिसमें हया होती है, मर्यादा होती है, वह पश्चाताप में डूबता है। सुनील के बाबू बेहया तो रेप के बाद भी मूंछों पर ताव देते हैं। तुमने, मैं खूब जानती हूँ, यह सारा प्रसंग मुझसे छिपाने की चालाकी में अपने भीतर कहीं दबाए रखा, बल्कि अपनी शर्म में नहीं कह पाए तुम। मगर मेरी समझ में अब भी नहीं आ रहा है कि सवित्री ने ऐसा क्यों किया। आने को तो वह मेरे अस्पताल से लौटने के बाद भी करीब 21 रोज तक आती रही। वह तुम्हारे पूरी तरह स्वस्थ हो जाने के इंतजार में होगी। मैं बिल्कुल दूसरी बात सोच रही हूँ। मेरे लिए ताज्जुब की बात है कि तुम्हें इस तरह दुत्कार क्यों दिया उसने। इसमें ताज्जुब की बात क्या है मीता? मुझे वह शरीफ आदमी समझती रही और मेरी हरकत से उसे एकाएक शौक लगा होगा। उसके विश्वास को चोट लगी होगी। और दूसरी बात यह है मीता कि उसके मन में जरूर कहीं यह पीड़ा भी जगी होगी कि एक गरीब रिक्शे वाले की बेटी न होकर वह एक अच्छे खाते पीते घर की बेटी होती तो न यूँ पराए घरों में नौकरी करती होती, न उसे कोई उसे इस तरह छेड़ने की हिम्मत कर पाता। उसे मेरा छेड़ना अनुराग से छेड़ना न लगा होगा। गरीब लड़की के साथ मालिक की गंदी हरकत मालूम पड़ी होगी। मैंने उसे उस दिन लगातार ही महसूस किया कि शराफत के खोल में कहीं मैं बच्चा लाल से भी ज्यादा दुष्चरित्र व्यक्ति हूँ। यह सचमुच कितना बड़ा पाप है मीता कि हमें किसी गरीब के बेटी में अपनी बहन और बेटी का प्रतिरूप न दिखाई पड़े, बल्कि इस विकार के मारे हमें उचित अनुचित कुछ सूझे ही नहीं कि यह गरीब है, बेसहारा है, इसे दबाया जा सकता है, फुसलाया जा सकता है। मीता ने धीमे से उसके होठों पर अपनी हथेली रख दी। गौर से उसके पश्चाताप भरे चेहरे की ओर देखती रही तो पाया कि जनार्दन की आंखों में आंसू भर आए हैं। थोड़ी देर दोनों के बीच सिर्फ मौन उपस्थित रहा। जनार्दन को संयत देखकर मीता ने उसे करवट घुमा दिया और कंधों को धीमे धीमे दबाती हुई कहती गई, सब नष्ट हो जाए, आदमी के भीतर का करुणा भाव न नष्ट हो तो समझो कुछ नहीं गंवाया। तुम्हारी बातों ने मेरा आज औरत होना सार्थक कर दिया। देखो, अचानक ही मुझे याद आ गया कि नर्सें बातचीत कर रही थी आपस में कि लड़की थी। अब इस वक्त और तृष्णा अनुभव हो रही है कि काश उसे एक झलक देख तो लेती। कैसा अबूझ है यह औरत होना। बच्चे की आकृति को पहली पहली बार अक्का देखना कितना चमत्कारपूर्ण होता है वह क्षण किसी माँ के लिए। लेकिन देखो, तुम इस मुगालते में न पड़ जाना कि भविष्य में मैं माँ न बन पाने की कुंठा में बोल रही हूँ। तुम्हारे ही शब्दों में 2 बच्चों की माँ तो मैं आज भी हूँ, और 2 से ज़्यादा के मैं आजकल नौकरी तक से हटाया जा सकता है। कुछ क्षण मीता हंसती रही, फिर लगा चेष्टापूर्वक हंसना वेदना को गाढ़ा बना देगा। चुप हो गई। जनार्दन ने करवट लिए लिए कहा, सो जाओ मीता, बहुत थक चुकी होगी। अभी तुम्हें काफ़ी दिनों तक आराम की ज़रूरत होगी। देखती हूँ कब तक लेने देते हो आराम। मीता ने धीमे से चुटकी भर ली और उसकी पीठ पर तो वह चौंक उठा। मीता धीमे से उठी, बत्ती बुझाती सुनील वाली चारपाई पर चली गई। कुछ क्षणों बाद धीमे से बोली, मुझे अभी भी नहीं लगता कि सवित्री तुम्हारे छूते से नाराज हो गई होगी। आखिर मैं भी तो औरत हूँ और औरतों के सोचे हुए तक की गंध ले सकती हूँ। वह तेजी से मीता की ओर पलटा, मगर अंधेरे में आर पार तक कुछ दिखाई नहीं दिया। साल भर बीतते जाने कितना परिवर्तन आ गया। सुनील स्कूल जाने लगा। जनार्दन की डीफिल की उपाधि ही नहीं मिल गई, बल्कि शोध ग्रंथ छपना भी शुरू हो गया। पूरी आशा है शीघ्र ही कहीं प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हो ही जाएगा। फिलहाल निगम साहब के स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ प्रबंध का कार्य भी देख लेता है और निगम आशा से अधिक ही देने लगे हैं। सुनील की आंखों के सामने रहता है उसके। मीता भी निश्चित भाव से कॉलेज जा पाती है। माँ परसों ही आ गई थी, मगर थकी सी थी, सो संगम नहाने की बात आज तक के लिए टाल दी गई। आज रविवार ही तो नहीं, मगर छुट्टी है। माँ इस बार अकेली आई हैं, जनार्दन की बनारस वाली मामी और उसके बेटे बहू के साथ। वे लोग शुक्र की शाम ही बनारस चले गए। जाते जाते मामी कहती गई थी कि जनार्दन के मामा जी का कहना है कि डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाए तो शहर में ही नहीं, जिले के किसी डिग्री कॉलेज में नियुक्ति करवा ही देंगे।
इस नौकरी वाली बात पर तो मीता ने ध्यान ही इसलिए नहीं दिया कि वह नहीं चाहती थी कि दोनों को अलग अलग शहर में नौकरी करना पड़े या कि वह भगत राम वाली नौकरी छोड़ दे। मगर अपनी माँ का जनार्दन की मामी से यह कहा हुआ नहीं भूलता कि विपिन की माँ एक बैल की किसानी रह गई है। इन दोनों की आगे की आस जाती रही। मैं आस लगाए बैठी थी इस साल जाने में दूसरे नाती का मुंह देखने को मिलेगा। मीता कहने को हुई कि माँ, तुम लोग औरत होने की सारी कृतार्थता बच्चे पैदा कर पाने में ही क्यों देखती हो? मगर कहा नहीं। संगम से लौटते दोपहर हो गई। खाना खा लेने पर मीता की माँ ने राजापुर वालों के यहाँ जाने की इच्छा प्रकट की। जनार्दन की नहीं, हमारी भी रिश्तेदारी निकलती है। मीता और सुनील साथ थे और रिक्शा यूनिवर्सिटी रोड वाले चौराहे से आगे बढ़ा ही था कि इधर माँ के मुंह से निकला, यहीं कहीं नैनीताल वाले जगतियों के होटल बताते थे लोग। और उधर मीता के होठ आश्चर्य से खुले रह गए। सवित्री अकेली थी, हाथ में कपड़े का एक झोला, चटक रंगों वाली मामूली सी धोती और पूरे बाहों का ब्लाउज। एक अंतराल के बाद देखते हुए लगता है जैसे कोई दूसरी सवित्री है। जब घर पर आती थी वह लावण्य कहीं विलीन हो चुका है। अहल्लड़ तरुणी की जगह अनुभवी वक्त से गुजरी हुई औरत ने ले ली है। चेहरे का रंग फीका पड़ चुका है, भावें उतरी उतरी सी लगती हैं। मीता को देखते ही सवित्री ने एक कौंध जागी थी, मगर रिक्शे के पास आने के बजाय दूर ही खड़ी रही, वहां से हाथ जोड़ लिए। मीता से नहीं हो पाया कि रिक्शा आगे बढ़वा ले। उतर कर सवित्री के निकट चली गई। सवित्री संतुलन न रख सकी, सड़क पर लोगों के होने को भूलकर गले से लग गई। कुछ देर सवित्री से बतियाकर मीता लौटी, तब उसकी आंखें गीली देखकर माँ ने पूछा, कौन थी रे? तुमने देखी थी तो थी माँ, हमारे यहाँ काम करती थी जब तुम और बाबू आए थे। सवित्री, तुमको तो वहाँ शायद यहाँ तक डर लगा था कि कहीं मेरी सौत न बन जाए। कोशिश करने पर भी मीता हंस नहीं पाई। रिक्शा आगे बढ़ गया तो वो सवित्री के सोच में खो गई। शाम राजापुर से वापस लौटते और थोड़ा एकांत पाते ही मीता ने जनार्दन के कंधे पर हाथ रखते हुए रहस्य खोलने सी मुद्रा में कहा, सुनो, तुम्हारी सवित्री मिली थी? जनार्दन ने अचकचा कर देखा तो पाया कि शरारती दिख सकने की कोशिश के बावजूद मीता की आंखों में विषाद की छाया है। जनार्दन को चकित भाव से टंगा छोड़ते हुए वह इतना कहती रसोई घर की ओर निकल गई। अब वह सवित्री कहाँ? गले मिलकर रोते मैं हाँफने लगी थी। क्या आई हूँ कि कल कॉलेज से लौटते मैं उसके घर जाऊंगी। चाय के बाद जनार्दन को सब्जी के लिए डोलची देते हुए मीता ने धीमे से कहा, एक बेटी की माँ बन चुकी सवित्री। जनार्दन कुछ कहने को हुआ ही था कि मीता धीमे से मुस्कुराती हुई बोली, चौंक क्यों रहे हो? साल भर तो हो ही गया होगा शादी हुए। सोमवार को कॉलेज में से वापसी में मीता शिवचरण के घर पहुंची। तब सवित्री घर में अकेली थी। मीता को देखते ही पालतू जानवर सी विह्वल होती आगे तक निकल आई और पांव छूने को झुकी ही थी कि उसने हाथों के बीच खींचकर उसे गले से लगा लिया। मीता ने देखा कुछ लोग फासले पर से देख रहे हैं। उन लोगों में कुछ ऐसा भाव है जैसे कोई अजूबा देख रहे हों, जैसे इंतजार में हो। सवित्री मीता के लिए खटोले में साफ खुली चादर पहले से बिछाई हुई थी। मीता ने मिठाई का डब्बा एक ओर रखते हुए पास ही के एक छोटे से झीने से खटोले पर सुला दी गई बच्ची को हाथों में लिया तो वह रो पड़ी। मीता ने उसके कपोलों को चूमते हुए हाथों में झुलाया तो चुप हो गई। हाय सवित्री, ये तो बड़ी ही सुंदर सी है रे। हम भी और हो चुकी बहू जी। आप मोहब्बत जता रही हैं और हम साफ देख रही हैं कि हैरत में हुई जाती हैं कि आपकी साल भर मुश्किल से शादी को हुए ये 5-6 महीने की बेटी कहाँ से आ गई है। सवित्री की मुस्कुराहट में से फूटी पीड़ित पड़ती सी दबान मीता से छिपी नहीं रही। वह चुपके से उभरते हुए सवित्री के अंगूठे के स्पर्श से कुदेरती हुई बोली, अब कुछ ढका नहीं रहा बहू जी। कहने वाला चिल्ला चिल्ला के कह गया कि शिवचरण गाभिन गैया बेचने वाले बहुत देखे थे, गाभिन बेटी ब्याहने वाला बाप नहीं देखा था। दूसरी कोई बेटी होती तो डूब मरी होती। हम बेहया हैं। बाबू के दरवाजे पर जिंदा पड़ी। सवित्री फूट फूट कर रोने में ही थी कि मीता की कल्पना में हलचल सी मच गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जनार्दन ने झूठ बोला हो, कहीं इसलिए तो नहीं छोड़ा था सवित्री ने उसका घर आना। आप लोग सोचते रहे होंगे कि जाने क्यों सवित्री ने काम पर आना छोड़ दिया, शादी पर याद तक न किया। क्या करती बहू जी, एक एक दिन काटना पर्वत हो गया। अब आपसे बता रही हूँ, जब आप अस्पताल में थी एक संध्या बाबूजी ने हमें छुआ था। हमने ऐसे झिटक कर दिया था जैसे औरत ना हो गई हो, जिनावर हो चुकी हो। हम कैसे कहते बहू जी उन देवता सरीखे बाबूजी से कि भैया जी हमें न छुइए, हम महापापिन हैं।
उस दिन तक तो 2 महीने पूरे होने को आ गए थे। आपसे जिक्र तो किया करती थी ना हम उस बनिया के बेटे का। सनीमे का हीरो बन गया वो हमारे लिए। और जब बोली हम कि तुम्हें हमसे शादी करनी होगी, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हैं, तो बनिया का बेटा हमारे पाँवों से लिपट गया, लगा रोने जैसे माँ भाई बाप भाई बहन सब इकट्ठे हुई मर गए हों। कहने लगा, सवित्री मार जूतों से हमारी खाल खींच लो, मगर हमारे लिए मौत के अलावा और कोई रास्ता बचा नहीं रहेगा। हमने सिर के काकुलों का झोटा पकड़कर अलग कर दिया कि जा तेरा पाप तेरे तेरे हमारा हमारे हिस्से। अंदर से कोई बोला, सवित्री गुनाहगार तू भी है, इसकी जिंदगी नष्ट करके क्या पाएगी। बहू जी गंगा जी की सोचती थी, हम पोखर में शरण लेनी पड़ी। जिस बच्चा लाल से नफरत करती थी उसी का पल्ला पकड़ा, मगर जब शादी के 7वें महीने यह भागन जन्मी, साल भर उधर में रही जैसे गोल मटोल, तो आपे से बाहर हो गया। ये भी न देखा कसाई ने कि अभी अभी तो परसूत से आई हुई हैं हम। बड़ी मार मारी और यहाँ बाबू के दरवाजे डाल गया। आग लगे हमको, अपने ही पाप रोती रह गई, आपको चाहे तक न पूछा। आंसू पोंछती सवित्री बिना मीता की ओर देखे ही कमरे की भीतरी छोर तक बढ़ गई और चाय बना लेने को वापस लौटते। मीता को इस बीच लगातार यही अनुभूति होती रही कि भारी बोझ उतरने के बाद किसी थकान हो चली है। थोड़ा नमकीन, थोड़ा मीठा कहीं अच्छी दुकान से मंगाकर रखा होगा। मीता ने आग्रह पर सावित्री ने भी चाय ले ली। तो अब क्या वापस नहीं ले जाएगा कभी भी? शायद कभी आए, कभी कभी तो हमें लगता है कि यह सारा नाटक है उसका। एक दिन वह हमें जरूर वापस ले जाएगा, मगर जोरू की हैसियत के साथ रखने को नहीं, बिस्वा की हैसियत से बाजार में बिठाने को। सवित्री जैसे बोली नहीं तो पत्थर की तरह टूटी हुई हो। मीता कुछ सहम गई। आप सोचती होंगी बहू जी क्या हो गया इस सवित्री को। सच आप लोगों के घर आने जाने तक हम और थीं, इसके बाद नाश हो गया। गरीब बाप की बेटी से अपनी असमत न संभाली गई तो सारा जिम्मा उसी का है। गीधों ने गोश्त खाया, चोंच साफ कर ली, पत्थर का कर लिया है हमने अपना कलेजा, और बाबू को वचन दे दिया है कि चाहे जो हो आत्मघात न करेंगी। बहू जी कैसा बेबस और दयावान चित्त होता है गरीब बाप का। बच्चा लाल जाते वक्त भी लात जमाने की आगे बढ़ा तो बाबू ने धक्का मारकर दूर कर दिया और लाठी हाथ में उठाकर बोले, खबरदार बच्चा लाल, मेरी बेटी को छुआ तो लाश उठेगी तेरी। दुनिया के लिए बेसवा हो जाए, हमारे लिए फिर भी बेटी ही रहेगी। उस दिन हमें पहली बार से यह गर्व हुआ बाबू जी कि सवित्री तेरा गरीब बाप शहर के सारे पैसे वाले बापों से बड़ा है। हम उस दिन सवित्री का जैसे पूरा शरीर आंख बन गया था। उसका बिलखना जल भरे घड़े का फूट जाना हो गया, जैसे रोम रोम से आंसू बिखरने लगे हों। मीता ने सांत्वना देने को बच्ची को खटोले पर सुलाकर उसे गले से लगा लिया। जाने कितने दिनों की पीड़ा आज उतार पाई हूँ बहू जी। आप नहीं आई हैं, अम्मा आ गई हैं, जो यही कर लिया अब तो कि सवित्री जीना है तो बाहर से लोहा बनेगी, तभी भीतर का गीला बचा पाओगी। आदमी भीतर से सूख जाए तो उसका मरना अच्छा। बच्चा लाल भीतर से रूखा काठ है। बाबूजी ने छुआ था तो लगा था बहती नदी ने छुआ है क्या। बच्चा लाल ने छुआ तो मुर्दे का छूना मालूम पड़ा। आपकी जगह तो भैया सदा सदा आपके ही होकर रहेंगे, मगर प्रार्थना जरूर करती हूँ कि भैया यह जन्म जैसा दिया अगले जन्म बाबूजी के घर को बहन या बेटी का जन्म देना। आज तो कीच हुई नाले में पड़ी हूँ, मगर भीतर कहीं आप लोगों के साथ का बिताया हुआ श्वास की तरह बसा है और मरते दम तक साथ देगा। और तो और हम क्या कर सकते हैं सवित्री, मगर तुम्हारे योग्य जो होगा जरूर करेंगे। दोस्त तेरा नहीं है, भाग का है, हरामजादे किस्म के लोगों का है। गरीब की बेटी के प्रेम में जो दुर्गत है, शादी में भी। पैसे वाले उसे शौक पूरा करने की चीज़ समझते हैं और खसम फालतू कह के दुत्कारता है। जहाँ ममता की आंख का देखना नहीं, वहाँ पाप सब देखते हैं, वेदना कोई नहीं देखता। शिवचरण ने सचमुच बाप का सा दिल दिया पाया है। जो अपनी बेटी को क्षमा न कर सके, उसके दुख को अपने दुख से बड़ा करके न माने, वह बाप नहीं निरा जानवर भरो है सवित्री। और क्या कहूँ, जीवन को ईश्वर की थाती करके जानना ही ठीक है, अपने नहीं। शिवचरण का सहारा बनी रहो। आगे जैसा ईश्वर की रचना होगी, कुछ पैसों की जरूरत कभी हो, काम पर आना चाहो। अब तो दोनों नौकरी पर हैं। आप लोगों से न कह के किससे कहूँगी बहू जी। फिलहाल पैसों का दुख नहीं है। अभी 4 रोज पहले गंगवा भी आया था,
बाबू बता रहे थे कि 1200 दे गया है और रिक्शा चलाने को मना कर गया है। गणेशी को कहीं काम पर भेजने को मना कर गया है। अगले माह में गणेशी की शादी हो जाएगी, उसके बाद गंगा की भी सोच रहे हैं बाबूजी। मगर हम यहाँ से निकल जाना चाहूँगी जल्दी जल्दी। तो आपका बोझ सिर पर लिए अपनों के बीच रहना ठीक नहीं। सब कोई बाप नहीं होते। गंगा की तो जिंदगी बाबूजी ने सुधार दी। उनको तो सबसे बड़ा पश्चाताप यही था कि सवित्री, तुमने यह न माना हो कि गरीब की बेटी समझकर छोड़ लिया। अब अगले रक्षाबंधन को तू आकर उन्हें राखी जरूर बांध जाना। इतनी ताप मुझ में नहीं बहू जी कि उनके सामने पड़ने की हिम्मत करूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने भीतर ही रखना ठीक होता है। बाबूजी से कहिएगा जब दुर्गा मैया की पूजा करने बैठा करे, मेरे लिए मौत और अगला जन्म दोनों साथ साथ मांग दें। इस बार सवित्री ने एकाएक हंस पड़ने की कोशिश की तो जैसे घने काले बादलों के बीच से किरण फूटी हो। मीता उठी, बच्ची को फिर चुम्मा, बोली, जो हो है तो ये अद्भुत सुंदर सवित्री। पाप का फूल गूलर का फल है बहू जी। बाहर चटक लाल चिकना, भीतर कीड़े पड़े हुए। सवित्री का स्वर एकाएक तीखा हो गया। नहीं सवित्री, ऐसा नहीं कहते। जैसे शिवचरण ने से तुझसे घृणा नहीं है, वैसे ही तुम भी इससे नफरत न करना। औरत के भीतर की माँ मर गई तब उसके लिए धर्म कहाँ है। अच्छा तू बैठ, मैं चली जाऊंगी। सावित्री नहीं मानी, साथ कुछ दूर पहुंचाने चल पड़ी। कुछ ही कदम आगे बढ़ी थी कि बच्ची का रोना सुनाई दे गया और मीता ने उसे जिद करके वापस भेज दिया। घर वापस पहुंचते तो नहीं, मगर रात के एकांत में धीमे धीमे मीता ने सारा वृत्तांत जनार्दन को सुनाया। वह चुपचाप सुनता ही रहा। बताते हुए मीता निरंतर अनुभव कर रही थी कि उसका कहा हुआ जनार्दन में इकट्ठा होता जा रहा है। इस घटना को महीना भी पूरा न हुआ था कि एक दिन वहीं सोहबतियागंज के रोजे के पास शिवचरण मिल गया मीता को। उसने बताया कि सवित्री गई बच्चा लाल के साथ, बच्ची यही है नाना के पास। बच्चा लाल बच्ची को साथ ले जाने को तैयार नहीं हुआ। अच्छे इरादे से नहीं ले गया है बहू जी, उसकी आंखों में हया न थी। मैंने तो सवित्री को बहुत मना किया, मगर वह यूं कहती चली गई कि बाबू अभी विधवा नहीं हुई हूँ, जानबूझकर यहाँ से चल दी है। क्या कहूँ, किस मुंह से कहूँ बहू जी। मगर लड़की क्या थी, वह देवी थी, मुझे अभागे से नहीं संभाली गई। शिवचरण का रोना मीता के कानों तक चला आया। वह कॉलेज से लौट रही थी, मगर घर पहुंचते ही वह सीधे शिवचरण के साथ निकल गई कि बच्ची को देखने का बड़ा मन है। बच्ची को गणेशी टहला रही थी। शिवचरण ने देखते ही कहा, बहू जी गरीब बाप का जीना भी पाप, मरना भी। गणेशी को औरतें अभी से यूं कह के चिढ़ाने लगी हैं कि एक आध साल में ये भी ऊपर वाले से मौत मांगने की भी गुंजाइश नहीं है। गणेशी तो विदा हो जाएगी इसी साल, मगर मंगवा की बहू आएगी तो वह भी यूं ही न कहने लगी कि तुम्हारी बहन का पाप मैं क्यों संभालूं। मीता ने देखा शिवचरण का गला रूंध गया है। वह चुपचाप आगे बढ़ती रही। कमरे के निकट पहुंचकर बच्ची को देखने के लिए बढ़ने की जगह शिवचरण ने से अत्यंत धीमे स्वर में कहा, शिवचरण मैं भी तुम्हारे लिए बेटी समान हूँ, एक दान दोगे? शिवचरण विस्मय में ही था कि मीता दो टूक बोली, तुम्हें पता ही तो होगा मेरे अब बच्चे नहीं होंगे। इस सवित्री की बेटी को मुझे दे दो। सवित्री को लिखवा देना कि बहू जी लोगों ने गोद ले ली है। वह इनकार न करेगी। गलती हो गई मुझे, पिछली बार सवित्री से ही मांग लेना था, मगर उन दिनों मेरी माँ यही थी। जनार्दन बाहर टहल रहा था। मीता को रिक्शे में बैठे बच्चे को गोद में लेते उतरते देखा तो बहुत आश्चर्य हुआ कि किसका बच्चा ले आई। रिक्शे वाले को पैसा देकर मीता तेज कदमों से चली, सीधे कमरे में गई। जनार्दन भी भीतर पहुंच गया तो धीरे से बच्ची को उसके आगे किया। किसकी बच्ची है यह मीता? हाय बड़ी सुंदर सी है। मीता कुछ न बोली, सिर्फ मुस्कुराती रही। क्या नाम है इस गुड़िया का? जनार्दन ने बच्ची के कपोल पर धीमी सी चुटकी काटते हुए पूछा तो मीता ने एक अक्षर जोड़ देते हुए कहा, सवित्री। कुछ क्षण तो जनार्दन हतप्रभ सा देखता ही रह गया। कुछ क्षणों के बाद पूछा, सवित्री कहाँ है मीता? वह नहीं आई तुम्हारे साथ? नहीं सुनील के बाबू, और वह न आएगी ही। जनार्दन अपनी स्तब्धता में था कि सवित्री के बच्चा लाल के साथ चले जाने की बात बताते हुए मीता ने स्नेह और दृढ़ता से भरी आवाज में सिर्फ इतना ही कहा, इस लड़की को मैंने गोद ले लिया है सुनील के बाबू। जनार्दन के चेहरे पर थोड़ी अस्त व्यस्तता देखते ही मीता ने पूछा, तुमसे सलाह किए बिना ही ले आई? तुम
नाराज तो नहीं हो? मीता, जनार्दन ने उसे बीच में ही रोक दिया। तुम सचमुच बड़ी औरत हो। तुमने जो कुछ किया है अपने अनुरूप ही किया है। सुनील बगल में गया है, आता ही होगा। एक दिन मुझसे पूछ रहा था कि मम्मी छिछतर नहीं लाई। उसे देखते ही कहना कि लो तुम्हारे लिए छिछतर लाई हूँ। जनार्दन के चेहरे पर प्रसन्नता देखकर मीता ने एक गहरी सांस ली और अपनी बच्ची को कसक कर आंचल में लगा लिया। कुछ देर बाद किसी गाय के रंभाने की आवाज़ सुनाई पड़ी तो जनार्दन उठ खड़ा हुआ। लाओ लोटा दो मीता, तुम्हारी बिटिया के लिए दूध लेता हूँ। तुम्हें तो अब दूध होने से रहा। मीता ने लोटा थमाते हुए एक धौल जमाई और अहिर टोले की तरफ जाते जनार्दन को ओझल हो चुकने तक देखती रही। यहीं समाप्त होता है उपन्यास सवित्री। धन्यवाद।